पर एक चीज जो मैं आज भी बहुत बार बार बोलता हूँ कि मोटिवेशन से काम नहीं चलता, तो मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस मैंने खूब देखे हैं 2 साल। तो वो ये सब गाइडेंस नहीं आया था मेरे पास। तो इट्स नॉट एवरी टाइम स्टूडेंट फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गर्लफ्रेंड बना रखा होगा या घूम रहा होगा तभी उसके नंबर कम आए। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आए। हाँ। मेरे जब 200 नंबर के आए थे तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं डांटा। मेरे जब 400 नंबर नीट में आए तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं डांटा। और जब मेरे 680 नंबर आए तभी मेरे पेरेंट्स ने क्रेडिट नहीं लिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त लक्ष्य प्रेजेंट है जो इस साल नीट 2024 में 675 स्कोर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई अपने क्लास 11 पीडब्ल्यू अर्जुना से, देन क्लास 12 पीडब्ल्यू लक्ष्य में थे। मतलब 2 साल आपने ऑनलाइन कोचिंग लिए थे। देन आपने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड ड्रॉप में डायरेक्ट एलएन कोटा का एक ही बार फेज 3 बैच। मतलब 1 साल आप ऑफलाइन भी कोचिंग लिए थे। तो हाँ। यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बट ये भी सही है, आपका क्लास 10 तक साइंस में कोई जी। इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आपका जर्नी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि दोनों का है आपका फिर। जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, एक्चुअली क्लास 10 तक मैं थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट तो था अपनी क्लास में, मैं अच्छा परफॉर्म करता था। तो मैंने बताया भी है कि मैं अपने सेक्शन में टॉप किया करता था। मेरे सेक्शन में 20 बच्चे थे, आई यूज्ड टू टॉप। लेकिन हाँ। जो मेरा क्लास होता था उसमें 60 बच्चे के करीब होते थे, तो उसमें मेरे तीसरे चौथे रैंक आते थे। तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन साइंस में मैं हमेशा से बहुत खराब था। लाइक 8वीं 9वीं से ही जब एटम वगैरह थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत डर लगता था उस वाले पार्ट से। केमिस्ट्री से तो बहुत डर लगता था। जहाँ H2SO4 NaHFO आता था तो उस सबसे बहुत डर लगता था। तो पहले ही मन बना लिया था कि साइंस तो नहीं लेंगे। बट फिर 10th के प्री बोर्ड के बाद उस समय मेरे कजन ने नीट क्लियर किया था 2020 में। तो थोड़ा सा उस तरफ मन गया फैमिली में कि डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे फैमिली में कोई था नहीं। और मैंने फिर सोचा 10th प्री बोर्ड के बाद कि क्या करना चाहिए। तो मेरे को कॉमर्स और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि स्कोप क्या है बहुत जल्दी। बट साइंस में आपको हाँ। बहुत जल्दी एक स्कोप मिलता है, तो इसलिए मैंने 10th प्री बोर्ड के बाद साइंस ले लिया। 10 के बाद आपने 11 में साइंस ले लिया। देन उसके बाद क्या कैसे सोचा तो जी कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हाँ ऑनलाइन तो बिल्कुल। तब नया था। और क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली हाँ। कोरोना पीरियड चल रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था ऑफलाइन का, और मैंने ऑनलाइन चुना। तो 11th में तो बिल्कुल ही टैकल नहीं कर पा रहा था, बहुत टफ लग रहा था चीजें। फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, बट नंबर तो फिजिक्स में भी नहीं आ हाँ। रहा था। एमआर सर फिजिक्स पढ़ाते थे अर्जुना बैच में उस टाइम। तो समझ आता था, क्लास में समझ आता था, बट फिर टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनता था। केमिस्ट्री की तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस ही नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे टीचर अच्छी हाँ। नहीं लगती थी फिजिकल केमिस्ट्री की। और बायो की भी मुझे बॉटनी अच्छी नहीं लगती थी, जूलॉजी थोड़ी बहुत समझ आती थी। बट कुल मिला के बिल्कुल कचरा हो रखा था पूरा क्लास 11th, और कोई नंबर वंबर बिल्कुल नहीं आए मेरे पूरे क्लास 11th देन में। आपने क्लास 12 में लक्ष्य बैच में तो हम्म। पढ़ाई किए थे। तो हम्म। 11 के बाद 12 कैसे? हाँ, 11 तो बस यही फिगर आउट करने में हाँ। चला गया कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। इनफैक्ट मेरा 12th भी आधा चला गया। मुझे याद है 12th भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, और तब मुझे पता चला था कि हाँ। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। तो आधा खत्म, 12th भी आधे खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी दुनिया कहती है एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये एक चीज है, लोगों को लगता है ना कि ये सब जानते हैं कि बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी से आता है। पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, जबकि मैं यूट्यूब पे देखता था। पर एक चीज जो मैं आज भी बहुत बार बार बोलता हूँ कि मोटिवेशन से काम नहीं चलता, तो मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस मैंने खूब देखे हैं 2 साल। तो वो ये सब गाइडेंस नहीं आया था मेरे पास। तो 11th तो पूरा बर्बाद हुआ। फिर 12th में लेकिन फिगर आउट हो गया था 1 साल पढ़ते पढ़ते कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपने जब अर्जुना में थे या लक्ष्य में थे, क्योंकि बहुत सारे क्लास 11 और 12 का बच्चे भी वीडियो देखते हैं, तो उस टाइम में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे ऑनलाइन में, तो आपका कोई बैकलॉग वगैरह नहीं आए थे? 11th में एक्चुअली मैं केमिस्ट्री के क्लासेस ही नहीं लगाता था, ठीक है। तो फिजिक्स और बायो में तो बैकलॉग नहीं था, फिजिक्स और बायो में पढ़ लेता था। केमिस्ट्री में मेरा बैकलॉग बना था, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पूरी छोड़ दी थी। तो वो फिर मैंने जब मेरा सिलेबस 11th का खत्म हो गया तो उसके बाद जाके कवर किया। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो बैकलॉग्स तो बनेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल ऑनलाइन पढ़ने का। और इसलिए मैं लोगों को ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से ऑफलाइन बहुत बेटर है ऑनलाइन से, क्योंकि आपके बैकलॉग्स कभी नहीं बनते।
सही बोला आपने। है ऑफलाइन में ये भी होता है ना, जब टीचर सामने से पढ़ाता है ना तो एक कनेक्शन भी बनता है टीचर से स्टूडेंट का, जो चीज़ हाँ ऑनलाइन में मिसिंग है। एंड वो जो डिसिप्लिन होता है आप ना हर दिन क्लास में जाने का, पढ़ाई करने का, उसके बाद जो हाँ आसपास का जो एक माहौल होता है ना, सब एक लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक गोल पे चलते हैं, वो चीज़ ऑनलाइन में बहुत मिसिंग है। देखो, जब तक अगर आप सिर्फ जो लोग बच्चा ऑनलाइन पढ़ा होगा और वो मेरे को देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा ऑनलाइन तो अच्छा है। मेरे भी बैकलॉग थे, प्रॉब्लम्स हो रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था, फिर भी लगता था ऑनलाइन तो बढ़िया ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, टीचर्स अच्छे हैं। पर जब मैं एक बार ऑफलाइन में गया तब समझ में आया कि मेरे जिंदगी के जितने प्रॉब्लम्स थे पढ़ाई को लेके उसमें से 90% इसलिए ही आ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन था। बैकलॉग होना, 4 घंटे का लेक्चर करने में पूरा दिन निकल जाना, उसको लेक्चर करना और नोट्स बनाने में सेल्फ स्टडी का टाइम ना मिलना, हाँ ये सब वो सारी चीजें थी जो ऑनलाइन में फेस करनी पड़ती है और वो सारी चीजें आपके ऑफलाइन में नहीं होती है। तो ये हाँ बेनिफिट हुआ मेरा ड्रॉप ईयर में काफी। हाँ सही बोले। मैंने तो खुद ऑनलाइन से प्रिपेयर किया हूँ, तो मुझे भी पता है बैकलॉग होना तो नॉर्मल चीज़ होता है ऑनलाइन में, एंड उसके साथ साथ नोट भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलता है लास्ट में जाके। तो कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड हम्म क्वेश्चन करता हूँ। आपका केमिस्ट्री तो शुरू से वीक था, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जो नीट का प्रिपेयर करते हैं उसका केमिस्ट्री बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। तो आपने 2023 में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने 64 स्कोर किया था। लेकिन इस साल आपने 170 स्कोर हाँ किया, हाँ, मतलब इतना बड़ा जंप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ना। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि केमिस्ट्री तो वाहियात सब्जेक्ट है, हाँ कैसे कोई याद कर लेगा, कैसे कोई पढ़ लेगा। मेरा ना प्रॉब्लम क्या था संजीत, आई विल टेल यू, कि मुझे पता भी नहीं चलता था कि क्वेश्चन टेस्ट में आ कहाँ से रहा है। मतलब मुझे ये तक नहीं पता चलता था कि मैं क्या एक्चुअली पढ़ लूं कि मेरे केमिस्ट्री में नंबर आ जाए। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता था, एफर्ट्स डालता था, पर ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है जो पढ़ा जा सकता है। हाँ मुझे इतना डर लगता था केमिस्ट्री से। बट 24 में ना मैं ड्रॉप ईयर में अपना माइंडसेट बना के गया था कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी मेरे से नहीं पढ़ी जाती। हाँ बात फैक्ट है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है। टॉपर्स के लिए बोलना बहुत हाँ आसान होता है, एनसीईआरटी पढ़ लो, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, मैं खुद ही नहीं पढ़ा। बट नहीं हाँ होता। मैंने, हाँ एग्जैक्टली, काफी टफ होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया, अगर आप जाओगे ना तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो है 40 पेज के आसपास में वो दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 से 40 पेज में कुछ दे रखा है। जबकि एलएन में उसको 2 लेक्चर में पढ़ाते हैं और उसी से क्वेश्चन आता हाँ है, सारे पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात होती है। तो मैं सोच के गया था कि मैं अपने टीचर के नोट को ना इतना पढ़ूंगा कि उससे बाहर उसके नोट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं करनी है। एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक आध क्वेश्चन छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और टीचर ना पढ़े। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा टफ लगते थे। तो मैंने भी ऐसे ही नोट से ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। मतलब मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं पूरे यूट्यूब पे एकमात्र यूट्यूबर हूँगा जो आके बोलता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी हाँ नहीं मैं भी पढ़नी होती। इसको सजेस्ट करता दुनिया का हर हूँ। एक हाँ यूट्यूबर, हर एक टीचर आपको यही बोल रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ आप एनसीईआरटी छोड़ दो, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी टफ, हाँ वेरी लेंदी। वो करने जाओगे उससे अच्छा है आप अपने नोट्स को 4 बार कर लोगे और क्वेश्चन नोट से ही आता है। जो कंसाइज मटेरियल जहाँ से क्वेश्चन आना है वो आपके नोट्स में आपके टीचर ने लिखवाया है, हाँ ट्रस्ट बिल्कुल सही बोले। और उसका जो लैंग्वेज है ना वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो लैंग्वेज है उसका बहुत टफ डिफिकल्ट। है। तो भाई आपने बायो में की सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस किए थे, नहीं तो आपका जो एलएन का जो टेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे एलएन में तो ज्यादातर क्वेश्चन मॉड्यूल से आता है, तो आप इसको कैसे मैनेज किए थे? हाँ ये अच्छा है। देखो बायो में मैंने मन बना के क्या था कि एलएन में पढ़ूंगा ही नहीं, तो मैंने बायो एलएन से पढ़ा ही नहीं है। मैं क्लासेस जब भी बेल लगती थी मुझे पता होता बायो पीरियड है, मैं अपने मॉड्यूल्स उठाता था फिजिक्स केमिस्ट्री के, या बायो पढ़ना है तो बायो की एनसीईआरटी उठाया, आई यूज्ड टू लीव द क्लास, मैं क्लास में ही नहीं रहता था। मैंने पूरे साल बायो की नोट्स भी नहीं बनाई है, मेरे पास कॉपी भी नहीं रही बायो की। तो मैंने एलएन से तो पढ़ा ही नहीं ऑफकोर्स, और मैंने बार बार एनसीईआरटी पढ़ी। और दूसरी बात की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने खूब किया। मैंने नीट प्रेप, मैं बार बार नीट प्रेप बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बार बार सिर्फ प्रमोशन के लिए बोलता हूँ, बट मैंने नीट प्रेप जेन्युइनली 1 साल बहुत बार यूज किया है नीट प्रेप को। वो बहुत अच्छा है। देखो नीट प्रेप ही नहीं, आपको कोई भी अच्छा क्यू बैंक मिलता है, कोई भी अच्छा किताब मिलता है एनसीईआरटी बेस्ड, आप बार बार सॉल्व करो। देखो एनसीईआरटी 5 बार पढ़ने से अच्छा है 2 बार एनसीईआरटी पढ़ के उसके ऊपर 200 सवाल लगा लेना, ठीक है।
तो वो मैंने फॉलो किया। और जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता था मैं उसको तुक्का मार के आता था, और जब मैं घर आता था तो मैं अपने मार्क्स में उसको कैलकुलेट भी नहीं करता था। अगर कोई भी टेस्ट पे अगर मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्किप कर दो एंड जो फोकस मेनली एनसीईआरटी पे रहना चाहिए। तो बिल्कुल। नेक्स्ट है फिजिक्स में आता हूँ। तो आपने फिजिक्स में 170 स्कोर किया है, तो भाई ये ऑल नीट एस्पिरेंट का एक ड्रीम स्कोर होता है ना 170 स्कोर। तो भाई आपका फिजिक्स की हाँ, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था, नहीं आपने प्रैक्टिस कर करके इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया? नहीं, मेरा फिजिक्स एक्चुअली शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। नंबर तो मैंने बताया कि नंबर जब 250 नंबर आ रहे हो तो ऑब्वियसली फिजिक्स में भी खराबी आ रहा होगा। हाँ, और मेरे 250 में से भी फिजिक्स में 100 नंबर रहते थे, आप समझ रहे हो। वाह। फिर अगर अगर देखो नीट जो एस्पिरेंट होता है ना, तो उसका 95% लोगों को ही फिजिक्स का एक फोबिया होता है, जो फिजिक्स पढ़ना उतना उन लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, ये एक्चुअली ना संजीत, ये प्रॉब्लम ना फोबिया का ही है, प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स फोबिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, फोबिया इज द प्रॉब्लम। लोगों को पहले ही डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बारे में पूछता हूँ कुछ। तो आपने बहुत ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट तो नहीं दिए थे, मैं आपका वीडियो देखा था तो आप बोले थे उसमें आप लास्ट में जाके 6 to 7 मतलब इतना कम फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, जो लोग 680 के आसपास स्कोर करते हैं वो बहुत ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, वो 30+ फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा था कि आप थोड़ा कम दे रहे हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो जा रहा था एग्जाम से पहले, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? एंड आप तो 1-2 टेस्ट मिस भी किए थे, आप बोल रहे थे जब आप लास्ट में जाके 1-2 टेस्ट मिस भी किए हैं। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, लोग को एक्चुअली लगता है ना कि आखिर में आ गए हैं तो हर दिन एक टेस्ट दे, हर दिन 2 टेस्ट दे। और मेरे दोस्त ने किया एक्चुअली, मेरा एक दोस्त है उमंग, ही इज माय वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड। तो वो एंड में डेली के एक टेस्ट देता था और मैं 3 दिन पे एक टेस्ट देता था। तो उसने आखिरी महीने में 25 टेस्ट जहाँ दिए होंगे, मैंने आखिरी महीने में 7 से 8 फुल सिलेबस दिए थे। बट उसके 673 है, मेरे 675, ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या है ना, आपका अप्रोच मैटर करता है। मेरा अप्रोच था कि मैं रिवीजन ज्यादा करूं, मेरा सिलेबस भी थोड़ा बचा हुआ था। मैंने अपने पहले वीडियो में जो मेरा 35 मिनट का वीडियो उसमें बताया कि मेरा सिलेबस थोड़ा छूट ही गया था नीट से पहले, रिवाइज करना छूट गया था, सिलेबस नहीं छूटा था। तो मेरा फोकस था कि मेरा रिवीजन अभी तक अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं करूं। और देखो, मैं बार बार बताता हूँ, फोबिया में मत आना। दुनिया में बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि मैंने 100 टेस्ट दे दिए, 200 टेस्ट दे दिए, वो लोग जीनियस हैं। आप अपने लेवल पे हर आदमी को कंसिडर मत करो। बहुत लोग हैं जिनका सिलेबस दिसंबर में ही खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, तो देंगे ही 100 टेस्ट। बट अगर आपका मेरा सिलेबस मार्च के स्टार्टिंग में खत्म हुआ तो रिवाइज करने के लिए आपको 2 महीने तो चाहिए। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देना पड़ेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 50 टेस्ट दोगे तो ही सिलेक्शन होगा। मैं इनिशियली तो हर 21 दिन पे जो कोचिंग टेस्ट लेती है अपने कोचिंग को फॉलो करो, कोई एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और एंड में आके कोशिश करो हर दूसरे तीसरे दिन तुम टेस्ट दो, और अपने रिवीजन पे भी फोकस करो। तो अपना अप्रोच होता है सबका। तुम्हारा सिलेबस अगर तुमको कॉन्फिडेंस है तो टेस्ट ज़्यादा दो, कॉन्फिडेंस कम है तो टेस्ट कम दो, पर ऐसा मत करो कि टेस्ट ना दे, टेस्ट एक आधी टेस्ट दिया। तो मेरे हिसाब से तो 7 से 8 फुल सिलेबस टेस्ट ठीक ठाक है। अगर आप दे सकते हो तो 15 तक बहुत हो गया, मतलब 7 से 8 से 15 अच्छा नंबर है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है इतना। बिल्कुल, मैन टू मैन वेरी करते हैं ना, किसी एस्पिरेंट का लगता है जो उसको और भी टेस्ट देना चाहिए, उसको एनालिसिस में कम टाइम लगता है, किसी का एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको एनालिसिस करने के बाद रिवाइज भी करना होता है ना, क्योंकि टेस्ट दे दिया तो उससे कुछ नहीं होता ना, टेस्ट देके और भी अच्छा चीज है जिसको एनालिसिस करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट थोड़ा फैमिली रिलेटेड बात पूछता हूँ। तो आप वीडियो में एक बोल रहे थे कि आपका पापा बहुत सपोर्टिव थे, तो ऐसा बहुत कम लोगों का ही होता है जिसका पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं कुछ ड्रॉप लेने के लिए। तो आप कैसा सजेस्ट करोगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी वीडियो देखते हैं, तो पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? हाँ देखो, अगर 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 किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे ड्रॉप के लिए, आपको डांट रहे हैं, तो मेरी एक बात ये पहले पेरेंट्स को दिखा देना कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ऑलरेडी जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे ऑनेस्ट एस्पिरेंट होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्टिल उनके 300-400 मैंने भी 2 साल मक्कारी नहीं की थी, मैंने बहुत मेहनत किया था तब भी 465 मेरा भी ठीक है। तो इट्स नॉट एवरी टाइम स्टूडेंट फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गर्लफ्रेंड बना रखा होगा या घूम रहा होगा तभी उसके नंबर कम आए, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आए। मेरे जब 200 नंबर भी आए थे तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं डांटा। मेरे जब 400 नंबर नीट में आए
तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं डांटा, और जब मेरे 680 नंबर आए तब भी मेरे पेरेंट्स ने क्रेडिट नहीं लिया, है ना। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है, जब मैं कोटा में था तो चाहिए होता है भाई सपोर्ट। मेरे पेरेंट्स का साफ साफ था, तुम अच्छे से पढ़ो, खाओ पियो, अपना हेल्थ मेंटेन करके रखो और पढ़ाई मेंटेन करो। टेस्ट में कभी मैं बहुत पहले, मैं एक्चुअली ना बहुत सीरियस रहता था टेस्ट के लिए, तो कई बार मैं रात रात भर सोता नहीं था टेस्ट के लिए, अगले दिन टेस्ट देने जाना, मैं सोया ही नहीं। तो मेरी मम्मी पूछती थी सोया कि नहीं, और अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं सोया तो मुझे हाँ। डांट पड़ता था कि नींद भी मेंटेन करो। तो the only good thing that an aspirant has during the preparation is parent support। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो बच्चा तो एकदम कर्व हो जाएगा, फिर तो कैसे मेंटल स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, और प्रेशर मत दो, डांटो मत। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं है 1% सिलेक्शन रेशियो है, हर आदमी तो अगर कर पाता तो फिर कैसे होता। आपकी सोचो 25 लाख में से 25,000 जनरल कैटेगरी के लिए सीट है, तो बहुत मुश्किल एग्जाम है। अगर आपका बच्चा सीरियस आपको लिख रहा है तो फिर प्लीज आप मत उस पर बोझ बन। बिल्कुल, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एग्जाम तो मुश्किल है, सिलेक्शन इशू इतना कम है, तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए ना। मेरा भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो मैं भी लकी हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आता हूँ। तो एक लाइन है ना, जैसा MBBS खून मांगता है, ठीक ऐसा ही नीट में सिलेक्शन बहुत सारे सेक्रीफाइस मांगता है। तो भाई आपने तो 2-3 सालों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हो, तो आपका सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोलिए, जैसे एक्सपीरियंस को भी थोड़ा आइडिया हो कि इतना कुछ छोड़ना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। नहीं, एक्चुअली ये बात तो है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको टॉप 1% मानना है तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा ना टॉप 1% जैसा। सभी लोग तो मूवीज जा रहे हैं, सभी लोग रेस्टोरेंट घूम रहे हैं, सभी लोग दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उन लोग को बीट कर पाओ। तो सिंसियर होना पड़ता है। तो मैंने भी बहुत ऑब्वियसली कोई भी करता है, मैं अपनी अपनी गीत नहीं गा रहा कि मैंने बहुत किया। हर एक एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हो रहा है उसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए होंगे। तो मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ थोड़ा। जब मैं 11th में मेरे 250 नंबर आते थे ना, तब आई वॉज मोर सीरियस जब मेरे 680 नंबर नीट में आया। तब ना उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेके कि मेरी मम्मी मतलब मुझे ये बोल भी नहीं सकती थी कि सामने वाली 100 मीटर पे दुकान है किराना का, वहाँ से जाके प्याज ले आओ, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे मन में इतना ज़्यादा बैठ गया था कि इवन एक सिंगल सेकंड में कहीं पे वेस्ट नहीं करता था, ब्रश करते वक्त भी पढ़ते रहता था। ये जो मैंने पीछे चिपका रखा है यहाँ पे मैं खड़ा होकर ब्रश किया करता था अपने 11th में, तो क्योंकि ये सब रिवाइज करते रहता था जो भी चिपका हुआ है। तो ऑब्वियसली मैंने एक अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको बताता हूँ कि कोटा में मैं 1 साल रह के आया, और कोटा का सबसे फेमस जगह है रिवर फ्रंट, जो कि हेवन कहा जाता है कोटा को। और मैंने देखा एक्चुअली हेवन है, बहुत खूबसूरत बना है, पर मैं उसको कभी देख के नहीं आ पाया। तो मैंने अभी तक वो रिवर फ्रंट देखा नहीं है, जो कि सबसे अच्छी घूमने की जगह है कोटा में। तो आप ये समझो मैं 1 साल रह के आया, बट मैं एक भी बार ऐसा घूमने नहीं गया, ठीक है। तो हैव टू बी डेडिकेटेड यार, यू हैव टू बी डेडिकेटेड इफ यू वांट MBBS। तो चुन लो कि क्या MBBS चाहिए, या फिर शादी में घूमना जरूरी है, या रेस्टोरेंट जाना जरूरी है, दोस्तों से गप्पे लड़ाना जरूरी है। ठीक है बहुत। तो भाई अभी आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, मतलब कुछ एम्स वगैरह, क्या स्टेट का कुछ बेस्ट कॉलेज वगैरह टारगेट कर रहे हो? नहीं, अभी मेरे को मेरा टारगेट अभी कॉलेज नहीं है, मोर ऑफ सिटी है, ठीक है। तो सिटी अच्छा देख रहा हूँ, तो मैं अभी रांची टारगेट कर रहा हूँ, निम्स रांची। मैं पटना टारगेट कर रहा हूँ, PMCH। और हालांकि ये दोनों ही कॉलेज मुझे मिलने के बहुत कम चांस है। और कोलकाता टारगेट कर रहा हूँ। अभी जाके मेरा रैंक 10,300 हो गया आफ्टर दी रिजल्ट्स आर रिपब्लिश। तो मुझे कोलकाता में कॉलेज मिलने की उम्मीद है, और वो भी नहीं मिलता तो फिर बर्दवान वगैरह देखा जा सकता है। तो नॉट टू श्योर, बट आई एम टारगेटिंग रांची, पटना एंड कोलकाता। कोलकाता में शायद मिल जाएगा, अगर कोलकाता मिलेगा तो हमसे देखा हो जाएगा। मेरा तो शायद कोलकाता में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा घर कोलकाता से पास ही है, तो शायद हम लोग कभी मिल लेंगे। मिल सकते हैं बिल्कुल। तो थैंक यू भाई, मिलते कोई यूट्यूब इवेंट और कॉलेज इवेंट जहाँ पे भी हो। तो आई थिंक इस वीडियो से एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर हो गए। एंड इफ़ यू गाइज वॉचिंग फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ विजिट हिज चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू वंस अगेन, आप भी अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो पे, बाय।